नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंकुल शर्मा और आप देख रहे हैं डेंगू से सावधान। जी हां, डेंगू संक्रमण जो है वो डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 वायरस से फैलता है और इन चारों वायरस को सेरोटाइप कहा जाता है क्योंकि ये चारों अलग-अलग तरीके से एंटीबॉडी को प्रभावित करते हैं। आप अलग-अलग स्ट्रेन से 4 बार भी डेंगू से संक्रमित हो सकते हैं। डेंगू का मौसम मानसून शुरू होता है और सर्दियों की शुरुआत तक रहता है। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मामले में तेजी से वो सामने आ रहे हैं और पिछले 3 सप्ताह में हर दिन डेंगू के कम से कम 3 मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। हालांकि डेंगू के हर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। कई दिनों के बाद भी अगर बुखार कम नहीं होता तो इसके साथ कुछ और लक्षण भी नजर आते हैं तो मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। तो कैसे इसका बचाव करें, क्या इसकी सावधानियां रखें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि डेंगू हो जाने पर क्या किया जाए। शरीर में पानी की बिल्कुल कमी ना होने दें, खूब लिक्विड का सेवन करें और इस समय नारियल पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। ये प्लेटलेट्स बढ़ाने का भी काम करता है और इसके साथ ही इसके अलावा गिलोय, पपीता, कीवी, अनार, चुकंदर और हरी सब्जी को डाइट में शामिल करें। डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपने प्लेटलेट्स की जानकारी उन्हें देते रहें। डेंगू डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 वायरस से फैलता है। इन चारों वायरस को सेरोटाइप कहा जाता है। ये चारों अलग अलग तरीके से एंटीबॉडी को प्रभावित करते हैं और डेंगू का मौसम मानसून के बाद शुरू होता है और सर्दियों की शुरुआत तक रहता है। डेंगू के मामले में दो स्थितियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। पहला, ब्लड प्रेशर का अचानक कम हो जाना और दूसरा प्लेटलेट्स तेजी से गिरना। पहला, ब्लड प्रेशर का अचानक कम हो जाना और दूसरा, प्लेटलेट्स में तेजी से गिरना। इस स्थिति में ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ पर जुड़ गए हैं डॉक्टर आर.एन. टंडन हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वदेश न्यूज में बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर टंडन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू को लेकर कई तरह का खतरा जो है वो देखा जा रहा है, तो इसे किस तरीके से बचाव करें, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? डेंगू की जहाँ तक बात करेंगे, ये तो काफी समय से चल रहा है। कुछ जगहों में एंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई। तो हर साल जो है आपको बारिशों के बाद जो है डेंगू का प्रकोप दिखाई देता है। और डेंगू से बचने का जो उपाय है वो सबसे इम्पोर्टेंट वही बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने आप को मच्छरों से बचा के रखें। मच्छरों को पनपने ना दें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि मच्छर कहाँ और क्यों ग्रो करते हैं। और ये भी हमको सबको पता होता है कि जो दिन में मच्छर काटता है वो ही डेंगू फैलाता है। तो जो परेशानियां हैं, वो जो अर्बनाइजेशन है, जो हमारा सारा कुछ हो रहा है, हर जगह पानी का कलेक्शन होता है, सफाई नहीं हो पाती है, लोग बाग उस पानी को नहीं बदल पाते हैं, जिसमें ये मच्छर पैदा होता है। डेंगू को मच्छर के साथ में वायरस को लेके चलते। तो हमें अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि अपने आस-पास सफाई रखें। जिस तरीके से ये सबका गवर्नमेंट और सारे लोग आह्वान करते हैं कि आप हमेशा ध्यान रखें कि हर हफ्ते आपके घर में जो भी पानी कहीं भी पड़ा है उसको आप बदलते रहें। जैसे कूलर है, चाहे आपने पौधे लगा रखे हैं या डेकोरेटिव प्लांट्स हैं जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, पर आप उसको चेंज करते रहिए या उसके अंदर पेट्रोल की कुछ बूंदे या मिट्टी के तेल की कुछ बूंदे डाल दें, तो उससे से मच्छर वहाँ पर नहीं पैदा होता। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और सफाई रखें, सबसे जरूरी चीज है। जबकि देखा जाता है कि आमतौर पे जो छतें हैं जिन घरों के अंदर जिनके पास ये एक लग्जरी है, वहाँ पर सामान पड़ा रहता है जिसमें पानी भरता रहता है बारिश का, और उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, और वो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है जहाँ पे जो मच्छर पैदा हो। तो हमें मच्छरों से बचना है। पहले मच्छर को पनपने ना दें, फिर उसके बाद इस चीज का ध्यान रखें कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर मच्छर नहीं हो, और पूरी बाहों के कपड़े पहने और पूरी पैरों को ढक के रखें और अपने आप को मच्छरों से प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे वो क्रीम लगाएं, चाहे वो मच्छर मारने की जिस तरीके की बत्तियां आती हैं, चाहे वो ऑयल है, कुछ भी है, उन्हें इस्तेमाल करें, क्योंकि डेंगू से बचने का सबसे बड़ा यही तरीका है। और जिस तरीके के डेंगू हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4 जैसे हम कहते हैं,
ये चारों के चारों डेंगू जो हैं डिफरेंट हैं इन द सेंस कि अगर आपको डेंगू 1 से एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो आप डेंगू 1 के खिलाफ तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, पर डेंगू 3, डेंगू 4 आपको डेंगू 2 बार बार इन्फेक्शन करने की हालत में होता है। तो हमें चारों से बचाव करना है। तो सबसे जरूरी बचाव का जो तरीका होगा वो यही है कि आप अपने आप को मच्छरों से बचाएं, और मच्छरों से बचाने के लिए जिस तरीके का भी हमने आपको सारी चीजें बताई उनके ऊपर हमें ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि मच्छर से बचेंगे तभी हम डेंगू को रोक पाएंगे। अन्यथा डेंगू जिस तरह से फैलता है और जो परेशानियां खड़ी कर रहा है वो ज्यादा परेशानी की वजह हो रही है। तो हर चीज का ध्यान रखते हैं। ये भी देख रहे हैं कि डेंगू के साथ जो पैनिक होता था 2013 में, जो पैनिक हुआ 2010 में, जो पैनिक हुआ 2015 में थोड़ा सा हुआ, और अब वो पैनिक कम होता चला है। यहाँ किसी को डेंगू पता चलता है कि हो गया तो वो दौड़ता है कि हमें प्लेटलेट चढ़ा। सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लेटलेट की जरूरत कब होती है, हमें क्या करना है, हर चीज के ऊपर ध्यान रखना है। प्लेटलेट कोई डेंगू का इलाज नहीं। प्लेटलेट देने की जरूरत पड़ती है जब शरीर में प्लेटलेट की मात्रा कम होती चली जाती है और वो एक स्पेसिफिक लेवल के नीचे आए कि आमतौर पर ऐसा है कि 20,000 के नीचे है प्लेटलेट कम, तब आप क्योंकि आपको प्लेटलेट देने की जरूरत है। परंतु उससे ऊपर क्या जरूरत है उसको डिसाइड करना पड़ता है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनमें कभी ब्लीडिंग होने का शक हो गया है या हो गई है, तो वहाँ पे 20 से 40,000 के लेवल पे भी प्लेटलेट्स देना पड़ता है। और प्लेटलेट्स देने के लिए भी आपने बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कि कई बार होता है छोटे छोटे प्लेटलेट्स के पैक मिलते जाते हैं, आप उन्हें यूज करते हो, जो कि डिफरेंट डोनर से आपको कंसनट्रेटेड पैक प्लेटलेट कंसनट्रेट मिलेगा, वो ट्रांसफ्यूज जाएगा। अब लोगों के पास एक और चीज आ गई है कि एक सिंगल डोनर प्लेटलेट एफारेसिस होती है, जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और सस्ते के हो नहीं सकता, पर उसका इतना फायदा शायद नहीं होता है जितना खर्चा ज्यादा होता है। फायदा है उसका, आपके एक डोनर का आपने दे दिया तो बाकी 10 डोनर्स जो दे रहे हैं उसके हिसाब से उसमें एलर्जिक रिएक्शन और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है वो कम हो जाती है। परंतु सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एफआरएसएस से यूनिट होती है, वो महंगी होती है। फिर उसके साथ में एक डोनर चाहिए आपको जो देता जाएगा आपके लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहा है एफआरएसएस हो रही। तो हर चीज को देखते हुए सबको समझना है कि पैनिक नहीं क्रिएट करें, क्योंकि पहले ये होता था कि पैनिक क्रिएट हो गया, डेंगू का सीजन आया, प्लेटलेट्स खत्म, मार्केट में प्लेटलेट्स नहीं मिल रही है, बहुत प्रेशर हो जाता था। वो सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि सबको ये समझ में आ गया कि डेंगू की बीमारी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलना है। और सबसे जरूरी जो चीज होती है जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम जहाँ पर होता है, उससे पहले ही आपको ये देखना है कि आपके प्लेटलेट्स कम नहीं हो और आपके शरीर में आपको फ्लूइड लेवल मेंटेन करना है, यानी कि पानी की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा जो है प्रिवेंटिव मेजर है कि आपको शॉक सिंड्रोम जो है वो नहीं हो। उसके लिए बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करना सबसे जरूरी है। और आमतौर पे क्या होता है कि लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, उन्हें परेशानी हो रही होती है बुखार में, पर खाना ना भी खाएं, परंतु लिक्विड की मात्रा को किसी भी बुखार में हम कहते हैं कि लेना जरूरी, पर डेंगू में बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि डेंगू में जिस तरीके की परेशानियां आती हैं उससे बचने के लिए यही चीज है कि प्लेटलेट टेस्टिंग होती रहे, क्योंकि प्लेटलेट सबसे पहले कम होती है जो आपको ये आभास देती है या तो हेमरेजिक फीवर होगा या आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा। इन दोनों का जो प्रिकर्सर है आइडेंटिफाई करने का वो प्लेटलेट लेवल है। अगर प्लेटलेट लेवल कम हो रही है तो आदमी के पास वार्निंग सिग्नल आ जाता है कि हम कैसे अपने आप को हेमरेजिक शॉक से और शॉक सिंड्रोम से बचाएं। वहीं पर ये बात आती है कि आईवी ग्रुप शुरू हो जाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, और अगर बॉडी फ्लूइड मेंटेन हो जाता है तो आप इन सभी चीजों से बच जाते हैं। बिल्कुल टंडन जी, प्लेटलेट्स कम होती है, उसकी वजह ये होती है कि जो वैस्कुलर सिस्टम है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ती चली जाती है और सारा पानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है और पेशेंट को शॉक हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, मच्छरों से बचाव रखना है, साफ सफाई रखनी है, पूरे कपड़े पहने हैं, किसी भी तरीके की चीज को इस्तेमाल करके मच्छरों को अपने शरीर से दूर रखें। और खासकर
बिलो 15 ईयर्स और बच्चों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि डेंगू किस तरह से उन्हें परेशान करेगी, बिल्कुल क्योंकि टंडन जी। सबसे ज्यादा परेशानी नहीं है। तो बिल्कुल। उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, चाहे वो मच्छरदानी लगाएं, चाहे वो मॉस्किटो बिल्कुल, कई रेपेलेंट तरीके क्रीम की लगाएं। सावधानियां हमें यहाँ पर रखनी चाहिए डेंगू से बचाव के लिए। हमारे साथ करण पिपरे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। करण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। डेंगू को लेकर कई तरीके की चीजें भी हैं कि उससे किस तरीके से बचाव किया जा सके, ये तो हमने टंडन जी से जान लिया। इसका इलाज क्या है और क्या सावधानियां रखने की जरूरत है? देखिए, ये एक वायरस है, डेंगू वायरस, जिसके कारण जो संक्रमण होता है उसमें फीवर आता है, हाथ पैर में टूटन जैसे होती, दर्द होता है। और अधिकतर ये जो वायरस है, ये मॉस्किटो टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है और इससे बचना भी चाहिए। और इसकी जो दवाइयां हैं, इसमें जो उपयोग होती है, इसका वैक्सीन भी बनाया है और वैक्सीन भी लगता है। लेकिन इसकी जो मेन जो दवाइयां हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक में तो पता भी नहीं चलेगा और होकर के निकल जाएगा, क्योंकि ये तो सैकड़ों साल से इस प्रकार के वायरस अपने वातावरण में हैं, जो कि मच्छर के काटने से एक दूसरे में लगते हैं। तो जो दवाइयां हैं इसकी वो अवेलेबल है, तो पैरासीटामोल की गोली दे दो, जिससे बुखार और दर्द दूर हो जाता है। और अगर उल्टियां होती हैं तो उसको आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक वगैरह भी देनी पड़ती है, ताकि और बॉडी जो है उसके जो ऑर्गन है वो डैमेज ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो और नुकसान ना हो बॉडी में। और कभी कभी तो अगर उसका इलाज नहीं होता है तो डेथ भी हो जाती है। लेकिन उसकी जो सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं वो यही हैं, बाकी कोई ऐसा स्पेसिफिक इलाज नहीं है। और अच्छे हो जाते हैं लोग, और इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं करीब करीब मलेरिया से भी मिलते हैं और दूसरे वायरस के उसके होते हैं। और काफी कम लोगों को होता है, ऐसा भी नहीं है। मेरे को भी एक्सपीरियंस है कि ये जो है पूरा ग्लोबली 100 से 300 लोगों को 300 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन इस प्रकार से होता है और अधिकांश बच जाते हैं, सभी बच जाते हैं प्राय, अगर उसका इलाज हो जाए सही समय पे। और डिहाइड्रेशन ना हो, खास डिहाइड्रेशन से या रीनल फेल्यूर से भी मौत होती है इसकी। और अच्छा डाइट हो, अच्छा खाना पीना हो, और बचाव के भी लिए आप अपना जो भी है मच्छरों को मच्छर वगैरह ना पलने दें, पानी को स्टेग्नेशन ना होने दें, इकट्ठा ना हो, और इसका छिड़काव वगैरह करें। और अपने बॉडी में मच्छर को काटने का मौका ना दें, कोई भी मच्छर हो, चाहे वो मलेरिया का हो चाहे डेंगू का हो। तो इस प्रकार से अगर आप अपना बॉडी का स्वयं का रखरखाव करेंगे और समय पे इसका इलाज करके, तो इससे बच जाते हैं लोग बात। जी, यदि प्लेटलेट का इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, खून की जांच करा के प्लेटलेट का लेवल अगर आपका कम होता है, 1 लाख से भी नीचे आता है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो या माउथ से है, गम से है, इवन ब्रेन से भी। अगर मेनिंजाइटिस तो ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो बेहोशी में चले जाते हैं लोग। और गुर्दे से भी माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया होता है, ब्लीडिंग होती है। तो इससे बचने के लिए आपका समय समय पे डॉक्टर की सलाह पे प्लेटलेट्स का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, ब्लड का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, हीमोग्लोबिन के जांच कराना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन भी कम है तो आपको आयरन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा और उसकी सपोर्टिव दवाइयां और डाइट भी लेना पड़ेगा। और प्लेटलेट अगर कम है तो उसमें आपको एडमिशन की जरूरत पड़ती है। उसमें प्लेटलेट का जो रक्त होता है वो प्लेटलेट सेल्स का चढ़ाया जाता है, ताकि आप और सीरियस ना हो। और मैं समझता हूं कि बस यही इलाज उपलब्ध है। और एसिम्प्टोमेटिक है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सीजनल बीमारी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ज्यादा से ज्यादा नवंबर के 1-2 वीक और रहती है, और इसके बाद में समाप्त हो जाती, साफ सफाई होती है, जगह सूख जाती है, गड्ढे में पानी का भराव नहीं रहता है, कूलर वगैरह नहीं चलते हैं ठंड में, तो इसके कमी मरीज जो है बहुत कम ही आते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचने की जरूरत है, सावधानी से रहने की जरूरत है, रोकथाम करने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, ताकि आपका शरीर किसी भी प्रकार से छोटे मोटे जो मच्छर के काटने से भी आपके शरीर को कमजोरी ना आए। तो दूसरे भी रोग लगते हैं, दूसरे रोग लगने से आपका शरीर कमजोर होता है, एनीमिया होता है,
प्रोटीनीमिया होता है और आप कमजोर होते हैं तो फिर आपका नुकसान होता है स्कूल का, कॉलेज का, धंधे पानी, रोजगार का। तो बच के रहना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। और अगर बुखार आता है तो पैरासिटामोल की गोली है, साइक्लोफ्लॉक्सासिन की गोली है और आईवी फ्लूइड्स हैं। उल्टियां होती हैं तो डोमपेरिडोन वगैरह लेते हैं, एसिलॉक लेते हैं या इंजेक्शन पेरिनॉल वगैरह लगवा लेते हैं। डेक्स्ट्रोसैलाइन लगती है और मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगते हैं और बस इससे ज्यादा कोई उसका ज्यादा इलाज नहीं है और लोग बाग अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर मैनेज करते हैं, ओपीडी से भी इलाज होता है इसका। और 10% जो रहता है मरीज उसको आईसीयू भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज डरने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से मलेरिया अच्छा हो जाता है उसी प्रकार से ये वायरस भी ठीक हो जाता है, चिकनगुनिया भी ठीक हो जाते हैं। और इसकी जो भी वैरायटी है, 4 प्रकार की वैरायटीज होती है डेंगू वायरस की, देन 1, 2, 3, 4 और सभी का एक सा इलाज है। वो तो सीरोटाइपिंग से पता चलता है, जांच से पता चलता है कि कौन सी वैरायटी है। बाकी मैं समझता हूँ कि इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने आप को बचाना और सावधानी से रहने की जरूरत है। चाहे जवान लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, उन्हें बचाव की जरूरत है और देख रेख की जरूरत है स्वयं को। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ घरेलू रेमेडीज भी होती हैं जिसमें पपीता है, गिलोय है, इन सब के रस से भी डेंगू को हम दूर कर सकते हैं। वैसे तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर टंडन ने हमें माफ कीजिएगा, डॉक्टर करण पिपरे जी ने तो हमें सारी चीजें बता ही दी है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जो प्लेटलेट्स की बात बार बार निकल कर सामने आ रही है, प्लेटलेट्स का क्या रोल है इस पूरी बीमारी में? प्लेटलेट का रोल बॉडी के अगर हम अपने सिस्टम में देखें तो प्लेटलेट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के। जहाँ भी ब्लड क्लॉटिंग होती है वहाँ प्लेटलेट्स की जरूरत होती है और यही वजह है कि अगर प्लेटलेट्स कम होती जाती हैं बॉडी में, क्योंकि इसमें जिस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, जिस तरह से डेंगू का असर आता है शरीर के ऊपर, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स डैमेज होना शुरू होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसे बताया कि वेस्कुलैरिटी, वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है और सारा पानी बाहर निकल जाता है खून का और जितना भी खून के तत्व हैं वो सब कंसंट्रेट हो जाते हैं और उसमें भी प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती है। दूसरा होता है कि हमारी इम्यूनिटी की वजह से भी ब्लड सेल्स पे असर पड़ता है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो इन सभी चीजों से प्लेटलेट्स कम होती हैं और प्लेटलेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल है जो कि हमारे अंदर खून किसी भी तरह से अगर निकलेगा, कहीं से भी खून निकलता है तो उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी होती है प्लेटलेट। तो जब भी प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है कि या तो ब्लीडिंग हो सकती है या कोई परेशानी आ सकती है। और जब बहुत पानी कम हो जाता है शरीर में तो खास करके जब प्लेटलेट भी कम हो रही हैं तो इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन होने लगता है, यानी कि खून जमने लगता है नसों के अंदर। ये सब जो है खतरे बढ़ते चले जाते हैं। पर हमें हर चीज को समझना है। प्लेटलेट्स का कम होना ही आपके लिए प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले जो था आज से 5 साल पहले ये बहुत बड़ा प्रेशर होता था कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो लोग पीछे लग जाते थे, नहीं प्लेटलेट्स चढ़ाइए, प्लेटलेट्स चढ़ाइए, और उस समय प्लेटलेट्स दे भी दी जाती थी। पर प्लेटलेट्स की जरूरत नहीं होती है। प्लेटलेट्स अगर कम हो रही हैं तो आपको इंतजार करना है, देखना है कि क्या परेशानी है, कितना नंबर आ गया। प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू मिनिमम जो है वो 1.5 लाख होती है, तो 1.5 लाख से अगर 1 लाख हो गया, 80,000 हो गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। परंतु पैनिक जो क्रिएट हो रहा था शुरू में जब डेंगू आज से 10 साल पहले सीवियरिटी में आया, तब जब लोगों को पता चला कि बहुत प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो उसमें परेशानी हुई, तो उससे लोगों को लगा कि प्लेटलेट्स अगर कम हो रही हैं तो हमें प्लेटलेट्स चढ़वाना पड़ेगा। परंतु अब समझ में आया कि प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत कब है, तभी जरूरत है या तो कोई ब्लीडिंग हो रही है या नंबर प्लेटलेट्स का 25,000 से नीचे आ गया। अब वो सब चीजें डॉक्टर्स ने डिसाइड करना होता है कि कब देना है। तो आम जनता को पैनिक नहीं करना चाहिए और पैनिक नहीं करेंगे तो प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी रहती। पहले प्लेटलेट्स को सेपरेट करने के लिए थोड़ी परेशानी थी, पर आज की तारीख में प्लेटलेट्स को सेपरेट करना कहीं भी परेशानी नहीं। आमतौर पे सभी ब्लड बैंक में आपको प्लेटलेट्स अवेलेबल हो जाती या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिल जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है, हमें जो काम करना है वो सबसे जरूरी है, कैसे बचाव रखना है अपने आप को, किस तरह से करना है।
प्लेटलेट्स कम है, ज्यादा है, प्लेटलेट चढ़ानी है, नहीं चढ़ानी है, ये आपको अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ना है। डॉक्टर ने डिसाइड करना है, ना कि ये कि प्रेशर डाला जाए कि नहीं आप प्लेटलेट चढ़ाइए, प्लेटलेट चढ़ाइए। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स को चढ़ाने से फायदा, एक प्लेटलेट चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप, जैसे मैंने अभी भी बात करी कि आप प्लाज्मा एफेरेसिस करके प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं सिंगल डोनर से, तब तो एक बार में 20,000 काउंट है तो वो बढ़ के 45,000 46,000 हो जाता है। पर अगर आप प्लेटलेट कंसंट्रेट प्लाज्मा चढ़ा रहे हैं या एक आदमी की प्लेटलेट देके चढ़ा रहे हैं तो उससे 2-3 हजार ही बढ़ता है। तो इतना टेंशन करके आप इतना परेशान हो, 70-80 हजार पे आप सोच रहे हैं कि आपको प्लेटलेट्स लगाई जाए, उसकी जरूरत नहीं होती। प्लेटलेट्स से ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को मच्छरों से बचाएं, अपने आसपास गंदगी को आप बचाएं, पानी ना इकट्ठा होने दें जिससे मच्छर ही नहीं बनते, प्रिवेंट करें मच्छरों की ग्रोथ को सफाई से और पानी को हटा दें। बजाय ये कि जब बीमारी अगर आती है उसमें परेशान हो, पैनिक करें, प्लेटलेट्स के लिए भागें, उसकी जरूरत है। और सबसे जरूरी चीज है डेंगू में, क्योंकि हमें पता है ये डेंगू हेमरेजिक फीवर प्लेटलेट्स कम होती हैं, यानी कि कोई भी दवाई ऐसी नहीं खानी है जो अचानक आपके शरीर में। बिल्कुल। ये सबको पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल से सेफ कोई भी दवाई नहीं है बुखार में खाने के लिए। आमतौर पे लोग ग्लूटेन के कॉम्बिनेशन खा लेते हैं या डाइक्लोफेनेक सोडियम के कॉम्बिनेशन खा लेते हैं, ये सब नहीं खाते। अपनी मर्जी से आपने दवाई नहीं खानी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि डेंगू का क्या स्टेज है, आपकी प्लेटलेट का क्या स्टेटस है, और ये सब दवाइयाँ कभी भी रीडिंग कर सकती हैं अगर आपके प्लेटलेट कम हो। तो जरूरी ये है कि डॉक्टर की देख-रेख में अपना इलाज करें, और अगर बुखार हो रहा है तो ओवर द काउंटर पैरासीटामोल के अलावा कोई भी दवाई ना खाएं, किसी भी किस्म की दवाई ना लें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, प्लेटलेट्स कम होने का डर रहता है। तो बुखार के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल की गोली। अगर हम बचाव चलिए, ठीक है। रखेंगे और ठीक है, लिक्विड टंडन का जी। इंटेक अपना बढ़ा के रखेंगे तो पूरा विश्वास बिल्कुल। रखिए कि आपको बिल्कुल परेशानी टंडन जी, समय की भी थोड़ी सी कमी है। पीपरज जी भी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पीपरज जी। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मलेरिया के बारे में तो सभी को मालूम है, लेकिन डेंगू फीवर भी एक वायरस से होता है, और ये मच्छर और जो मानव है, इन दोनों के बीच में जो बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि इससे लगभग 1% या 1% से भी कम यदि सीरियस हुआ है आदमी को डेथ के चांसेस रहते हैं। लेकिन यदि अगर इंसान को डेंगू होने के बाद में वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, उसकी इम्यूनिटी ऐसी डेवलप होती है कि दोबारा डेंगू नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है मानव शरीर में, जो उसकी सेल्स जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए उस वायरस से जो जैसे आपने कोरोना का डिस्कशन किया, तो कोरोना में तो फिर से हो जाता है, और लेकिन डेंगू का जो वायरस है दोबारा बॉडी में इम्यूनिटी इतनी मजबूत डेवलप होती है कि इंसान को फिर डेंगू नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, इसमें आपको बच के रहना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक रहना बिल्कुल, पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी है। डेंगू से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप दोनों ने अपना समय यहाँ पर दिया, बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं डेंगू संक्रमण डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 वायरस से फैलता है, और इन चारों वायरस को सीरोटाइप कहा जाता है, क्योंकि ये चारों अलग अलग तरीके से एंटीबॉडी को प्रभावित करते हैं। डॉक्टरों से हमने चर्चा की किस तरीके से इसको फैलने से रोकना चाहिए, किस तरीके से बचाव रखने हैं, क्या क्या सावधानियां हमने बरतनी है, और उसके बाद किस तरीके से इसका इलाज लेना है। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।